Assalamu alaikum. I welcome you all once again to the Society of Free Educators, session number 26. This is Communication Skills Learning and Development class. So let's have a quick recap of what we have learned almost 6 or 7 days ago before Eid. We understood the difference between see, look, and watch. Then we understood how to use to and enough as quantifiers. Okay, and then we understood the phrase cherry pick. Then for business language section, we understood how to explain overtiming, and then word root analysis of these words inter, intra, intro, EDO or infra. And then we were started with voice of a sentence, or what we commonly called active passive voice. We understood what is active voice, what is passive voice, and why there was a need of active and passive voice. So for today's section, we'll first go with the verbal skills. That is, we will understand the difference between next, the next, and nearest. So there are three sentences: meet me next month, meet me the next month, and meet me the nearest month. अब ये तीन सेंटेंसेस है जो देखने में बिल्कुल एक जैसे लग रही है, स्पेशली पहले दो बिल्कुल ही एक जैसे लग रहे हैं, मीट मी नेक्स्ट मंथ और मीट मी द नेक्स्ट मंथ। ये बिल्कुल एक जैसे लगते हैं देखने में और सुनने में। नियरेस्ट मंथ इज थोड़ा सा अलग है इनसे, बट अगर लिटरली इसका ट्रांसलेशन करोगे तो वो लगभग सेम आएगा। बिफोर वी गो फर्दर, इनको कौन ट्रांसलेट करेगा या इनको कौन एक्सप्लेन करेगा? आज देखो हम कम ही बंदे हैं, तो आई सजेस्ट सारे लोग पार्टिसिपेट करो अच्छे से। कौन एक्सप्लेन करेगा इन तीनों सेंटेंसेस को? So, हाँ मरियम प्लीज। the first sentence says that you have to meet me in the coming month. In the second sentence, they are almost saying some particular month. So they are saying the next month. So something is particular there, and meet me in the nearest month is like uh, in some months you can meet me in some time. Like it means like that. ओके ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि मरियम ने क्या समझाया। मरियम ने समझाया कि जो नेक्स्ट मंथ है, मीट मी नेक्स्ट मंथ, ये है कि नेक्स्ट कोई भी मंथ है उसमें मिल लो, कोई पर्टिकुलर मंथ नहीं है, बस नेक्स्ट मंथ है। सो मीट मी द नेक्स्ट मंथ इज, इसमें पर्टिकुलरली, just give me 1 second, I'll have to okay. So जो सेकंड है मीट मी द नेक्स्ट मंथ, मरियम ने समझाया कि द नेक्स्ट मंथ इज ए पर्टिकुलर अगला महीना है जो उसमें, और मीट मी द नियरेस्ट मंथ में उसमें कुछ ये नहीं है कि अगला महीना है या नहीं है, बस जो आने वाले महीनों में से कोई भी। यही कहा आपने मरियम? Yes, sir. ओके। अब और कोई समझाना चाहता है इन तीनों सेंटेंसेस को? देखो मरियम लगभग ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ वो गलत है, वो लगभग ठीक है, बट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। कौन समझाएगा इसको? और देखो आज हम बहुत कम लोग हैं तो इंटरेक्टिव रखते हैं सेशन काफी। कौन समझाएगा ये तीन सेंटेंसेस को? तो फैसल भी आगे हैं, ये हीरो है इस क्लास का फैसल। ही इज द ओनली लड़का जो बात करता है। तो रक्षंदा या इरफाना या नजाकत कोई समझाना चाहेगा या मैं एक्सप्लेन करूं? चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो क्या है, नेक्स्ट मंथ इज, नेक्स्ट मंथ कैन बी एनी मंथ विच इज नेक्स्ट। तो अगले महीने हैं, देखो नेक्स्ट मंथ, या फिर जो सिंपल है ना नेक्स्ट, नेक्स्ट के अगर साथ दा ना लगा हो, सिंपल नेक्स्ट हो, इसका मतलब होता है अगला, और या आने वाला, अभी के बाद वाला। ठीक है, अभी जो टाइम है इसके बाद वाला। अब इसके बाद वाला हमारा, जैसे अभी अगस्त मंथ है तो इसके बाद सितंबर भी है, वो अक्टूबर भी है, नवंबर भी है, दिसंबर भी है। तो ये चार के चारों मंथ नेक्स्ट मंथ की कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट मंथ इज पर्टिकुलरली द नेक्स्ट मंथ, अगस्त के बाद वाला, इस महीने के बाद वाला, अभी के बाद। ठीक, तो अभी के बाद जो मंथ आएगा वो है सितंबर, तो द नेक्स्ट मंथ इज सितंबर। नेक्स्ट मंथ कैन बी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। और नियरेस्ट मंथ जो है ना, देखो क्या है, द वर्ड नियरेस्ट, दिस इज यूज्ड मोस्टली विद डिस्टेंसेस
और फिजिकल डिस्टेंसेस और फिजिकल थिंग्स, ये टाइम पीरियड के लिए बहुत रेयरली यूज होता है, बहुत रेयरली। और ज्यादातर अगर इसको नियरेस्ट को आप टाइम पीरियड के साथ देखोगे ना, तो ये फेस्टिवल्स के केस में यूज होएगा, जैसे द नियरेस्ट दिवाली, द नियरेस्ट हज, द नियरेस्ट पूजा, द नियरेस्ट प्रेयर्स, इस तरह से। लेकिन मंथ्स या डेज, टाइम्स, वीक्स, इसके साथ नियरेस्ट यूज बहुत बहुत रेयरली होता है। और नियरेस्ट जो है ये, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो सबसे क्लोजेस्ट जो डिस्टेंस होगा ना, सबसे करीब, वो होता है नियरेस्ट। हम इसको देखते हैं आगे कैसे यूज होते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट मीन्स इमीडिएटली आफ्टर दिस वन, ऑफन यूज्ड विद डे, वीक, मंथ और ईयर। तो अभी के बाद जो भी होगा वो नेक्स्ट है। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक, मैं आपको अगले हफ्ते देखूंगा, मिलूंगा। तो अगला हफ्ता मीन्स अभी जैसे फर्स्ट वीक खत्म होने वाला है इस मंथ का, तो नेक्स्ट वीक कैन बी सेकंड, थर्ड और फोर्थ वीक ऑफ दिस मंथ। ठीक है, मैं पर्टिकुलरली ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सेकंड वीक ही मिलूंगा, मैं कह रहा हूँ मैं अगले हफ्ते आपसे मिलूंगा। तो अगला हफ्ता इस, वो दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है और फोर्थ भी हो सकता है। या फिर यू विल बी गोइंग टू द यूनिवर्सिटी नेक्स्ट ईयर, तो आप अगले साल यूनिवर्सिटी जा रहे होंगे। तो ये जो है ना अगला साल, अभी है 2020, तो नेक्स्ट ईयर कैन बी 2021, कैन बी 2022, कैन बी 2023। ठीक, तो ये आ गया इमीडिएटली आफ्टर दिस वन, अभी के बाद जो भी होगा दैट इज नेक्स्ट। अब आती है बारी द नेक्स्ट की। द नेक्स्ट मीन्स द पीरियड ऑफ टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ, तो अभी से जो भी बाद में होगा, अभी से इस वक्त के जो भी बाद में होगा वो होगा द नेक्स्ट। जैसे द नेक्स्ट 5 मिनट्स आर गोइंग टू बी वेरी क्रूशल, तो ये जो नेक्स्ट 5 मिनट्स है ना, द नेक्स्ट 5 मिनट्स, ये अभी से हैं, जब से मैं बात कर रहा हूँ तब से लेकर अगले 5 मिनट। वैसे ही द नेक्स्ट वीक विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ योर लाइफ, तो इस हफ्ते से जो शुरू है अगले हफ्ते तक, सिर्फ अगले हफ्ते तक, दैट इज द नेक्स्ट। ठीक है, इसमें सेकेंड वीक आएगा क्योंकि फर्स्ट वीक अगस्त का खत्म हो रहा है, सेकेंड वीक आएगा, थर्ड वीक फोर्थ वीक नहीं आएगा क्योंकि अभी फर्स्ट वीक चल रहा है। अगर मैं सेकेंड वीक में ये बात करता तो थर्ड वीक आता, और अगर मैं फोर्थ वीक में बात करता तो नेक्स्ट मंथ आता। ये क्लियर हुआ सबको, द नेक्स्ट और नेक्स्ट। अब है नियरेस्ट। देखो नियरेस्ट क्या है, मीन्स द क्लोजेस्ट टू समथिंग और समवन इन डिस्टेंस। तो फिजिकल डिस्टेंस की बात है इसमें, कि फिजिकली जो दूरी है वो कितनी, कोई चीज कितनी किसी के पास है, उसके लिए हम नियरेस्ट यूज करते हैं। सो पास मी द शुगर, यू आर द नियरेस्ट, मुझे चीनी या शुगर दे दो, आप सबसे करीब हो चीनी के डब्बे के। और द शॉप इज नियरेस्ट टू द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के सबसे करीब ये दुकान है, दिस शॉप इज नियरेस्ट टू द एयरपोर्ट। क्लियर हुआ सबको ये नेक्स्ट, द नेक्स्ट और नियरेस्ट। चलो नेक्स्ट उस पे चलते हैं सेक्शन पे, फिर से वर्बल स्किल्स है। अब मे बी और मे बी, इन दोनों में, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड यार। अब मे बी और मे बी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो मे बी क्या है, पहली बात है मे क्या, मे का यूज क्या होता है। तो मे का जो यूज है ना वो हमेशा पॉसिबिलिटी दिखाता है, लेकिन कौन सी पॉसिबिलिटी, एक ऐसी पॉसिबिलिटी जिसकी सर्टेनिटी कम हो, जिसके होने के चांसेस कम हो, उसको हम मे यूज करते हैं उसके लिए। कैन भी पॉसिबिलिटी दिखाता है, जो वर्ड है ना CAN, कैन, कैन शोज पॉसिबिलिटी, लेकिन वो एक ऐसी पॉसिबिलिटी दिखाता है जिसके होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो, जिसके होने के चांसेस ज्यादा हो। तो ये याद रखना जब कोई पूछता ना आपसे कि मे और कैन में क्या डिस्टेंस डिफरेंस है, तो मे पॉसिबिलिटी दिखाता है जिसकी होने के चांसेस कम हो, और कैन उन चीजों की पॉसिबिलिटी दिखाता है जिनके होने के चांसेस ज्यादा हो। ठीक है, जैसे इट मे रेन टुमारो और इट कैन रेन टुमारो, इन दोनों में क्या फर्क है। इट मे रेन टुमारो इज, कल हो सकता है बारिश होगी लेकिन बारिश होने के चांसेस कम है। और इट कैन रेन टुमारो इज, कल हो सकता है बारिश होगी बट बारिश होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो मे का समझ आया, मे एक्चुअली में क्या है। किसी को पूछना है मे के बारे में थोड़ा और डिटेल, या किसी को समझ ना आया हो। चलो देखो क्या है मे, अब ये मॉडल वर्ब है एक्चुअली में,
और दिस मीन्स इट डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट प्रोनाउंस और टू शो टाइम। तो मे जो है वो अपना फॉर्म नहीं चेंज करता है। और एक चीज याद रखना, जो भी मॉडल वर्ब होगा ना, जब कोई ऐसा मॉडल वर्ब होगा जो अपना फॉर्म चेंज नहीं करेगा, उसके साथ एक इन्फिनिटिव जरूर लगता है। इसीलिए मे के आगे मे और बी, ये वाला जो है ना, इसका मीनिंग एग्जैक्टली मे के बराबर होता है। अगर मैं मे के साथ सेपरेटली बी यूज ना करूं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जैसे आई मे बी होम सून और शी मे कॉल लेटर, तो इन दोनों में जो पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी है वो लगभग बराबर है, और ये दोनों एक जैसे ही हैं सेंटेंसेस। जैसे आई मे बी होम सून, मैं घर जल्दी आ सकता हूँ या मैं घर जल्दी होऊंगा। या शी मे कॉल लेटर, वो हो सकता है बाद में कॉल करे, लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस में मेरे होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। मतलब आई मे बी होम सून, मैं जल्दी घर हो सकता हूँ, मगर पॉसिबिलिटी कम है। और शी मे कॉल लेटर, वो बाद में कॉल कर सकती है, मगर उसके कॉल करने की पॉसिबिलिटी जो है वो कम है। तो यहां तक समझ आया। अब मे और मे बी, इसका एक्चुअल डिफरेंस देखते हैं। देखो मे क्या होता है, मे इज ऑलवेज फॉलोड बाय बेयर इन्फिनिटिव। और जो इन्फिनिटिव जो बी है, इसकी इन्फिनिटिव फॉर्म अब बी है, और इसकी बाकी फॉर्म्स जो है ना, वो इज एम आर है, या वॉज वर है, या विल शेल है। ठीक है, तो बी की इन्फिनिटिव फॉर्म बी होती है, और इसकी नॉन इन्फिनिटिव फॉर्म्स इज एम आर वॉज वर या विल शेल होती है। तो इसके सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? शी मे बी एट वर्क, वो हो सकता है काम पर हो, लेकिन उसके काम पे होने की पॉसिबिलिटी कम है। एंड इट मे बी, अब इट मे बी अबाउट टू रेन, अभी हो सकता है बारिश हो जाए, लेकिन बारिश होने की पॉसिबिलिटी कम है। अब आता है मे बी, जिसमें मे और बी कंबाइंड होते हैं। देखो ये क्या होता है, इसके ना हर एक इसके दो अलग अलग मीनिंग्स हैं इसके। ये एक एडवर्ब है जिसके अलग अलग मीनिंग है, और इसका जो पहला मीनिंग है वो पॉसिबिलिटी या परहैप्स है। और जो दूसरा मीनिंग है इसका वो है अराउंड या अप्रोक्सीमेटली। देखो कैसे यूज होता है। मे बी शी इज एट वर्क, अब शी मे बी एट वर्क एंड मे बी शी इज एट वर्क, इन दोनों में फर्क देखना क्या है। शी मे बी एट वर्क, हो सकता है वो काम पर हो, लेकिन उसके काम पे होने की पॉसिबिलिटी कम है। मे बी शी इज एट वर्क, ये हो गया कि अगरचे वो काम पर हो, या इसको हम कैसे बोलेंगे यार उर्दू या हिंदी में। हाँ, मतलब वो काम, इसका ट्रांसलेशन भी यही है कि वो काम पर हो सकती है। बट मे बी जो है ये एक सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होता है, और यहाँ पर परहैप्स है। परहैप्स शी इज एट वर्क और मे बी शी इज एट वर्क, इन दोनों का सेम मीनिंग है। बट शी मे बी एट वर्क, इसका मीनिंग डिफरेंट है। और मे बी विल टेक ए हॉलीडे दिस ईयर, तो हो सकता है, हाँ, मे बी इज हो सकता है, मे और बी कंबाइंड इज हो सकता है। परहैप्स को अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो हो सकता है। तो मे बी विल टेक ए हॉलीडे दिस ईयर, हो सकता है हम इस साल छुट्टी लें। अब ये तो हो गया परहैप्स और पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर हम इसको अराउंड या अप्रोक्सीमेटली में देखेंगे ना, तो ये, just give me 1 second, there is someone in the chat. May I do this? Can I do this? Which one is correct to ask? Okay. रक्षंदा ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मे आई डू दिस और कैन आई डू दिस। मैं इसके बाद अभी बताता हूँ आपको कि करेक्ट कौन सा है कहना। अब जो मे बी है, कंबाइंड में भी, अगर मैं इसको किसी अमाउंट के साथ जोड़ूंगा ना, तो इसका मतलब हो जाता है अराउंड या अप्रोक्सीमेटली। उर्दू में बोलेंगे लगभग। दिस वीडियो विल बी सीन मे बी बाय 100 पीपल, तो ये वीडियो लगभग 100 लोगों के द्वारा देखी जाएगी। या फिर आई हैव मे बी 100 रुपीज विद मी, मेरे पास लगभग 100 रुपए होंगे। ये क्लियर हुआ सबको? पहले ये बताओ मुझे को, इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके। अब आते हैं रक्षंदा के क्वेश्चन पे। उनका क्वेश्चन जो है वो है मे आई डू दिस या कैन आई डू दिस, इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है? देखो, मे आई डू दिस होती है परमिशन एक फॉर्मल वे में,
ठीक है, दोनों करेक्ट है, लेकिन दोनों का यूजेज डिफरेंट है। आप अपने टीचर को या अपने सीनियर को कैन आई डू दिस नहीं बोल सकते। जैसे मे आई गो टू ड्रिंक वाटर और कैन आई गो टू ड्रिंक वाटर। अगर आप चार दोस्तों में बैठे हो अपने, और बिल्कुल इनफॉर्मल है, सब कुछ फ्रेंडली है, सारे आपके लेवल के बराबर हैं, सब आपके जैसे हैं, तो आप वर्ड फ्रेज यूज करोगे कैन आई डू दिस, कोई दिक्कत नहीं है, क्या मैं ये कर सकता हूँ। या फिर आप ऑफिस में बैठे हो और आपके कलीग्स हैं, या फिर आपका मेंटोर है, या फिर आपका सीनियर है जो आपको कुछ सिखा रहा है, और आप उनसे पूछना चाहते हो कि कैन आई डू दिस, उस टाइम ये चलेगा, क्योंकि ये एक बहुत इनफॉर्मल वे है और ये फ्रेंडली वे है पूछने का। लेकिन मे आई डू दिस, ये जो परमिशन वाला मामला यहाँ पर है ना, मे आई डू दिस, ये एक बहुत रिस्पेक्टफुल और फॉर्मल वे है। आप अपने सीनियर से, अपने टीचर से, या अपने प्रिंसिपल से, या अपने बॉस से ये चीज इस तरह से पूछोगे, मे आई डू दिस, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मे आई नॉट अटेंड द मीटिंग टुनाइट, या मे आई गो टू दैट प्लेस इन ऑर्डर टू डिस्कस इट विद द क्लाइंट। इस तरह से आप ये नहीं बोलोगे कैन आई गो टू। और दूसरी चीज, अगर इसको आप उर्दू में देखोगे ना, मे आई जो है ये परमिशन है, लेकिन इसमें आप डिपेंडेंट दूसरे पर हो। अगर दूसरे ने हाँ बोला तो आप करोगे, दूसरे ने ना बोला तो आप नहीं करोगे। बट कैन वाला जो है ना, कैन आई डू दिस, कैन में आप दूसरे पे फुली डिपेंडेंट नहीं हो। कैन भी एक पॉसिबिलिटी है, एक परमिशन मांगने का तरीका है कि कैन आई डू दिस। मतलब जैसे मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ जिसमें मैं आपको बोलता हूँ कि राइट 500 वर्ड्स अबाउट हाउ यू स्पेंड ईद। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें आप मेरे से पूछ सकते हो, सर कैन आई इन्वॉल्व सम इमेजेस एज वेल, कि मतलब मैंने लिखना तो है, क्या मैं उसमें इमेजेस भी डाल सकता हूँ। अब इसको मैं चाहे हाँ बोलूं चाहे ना बोलूं, लेकिन इसमें ज्यादा डिपेंडेंसी आप पर है। अगर आपके पास इमेजेस होंगी तो आप उस आर्टिकल में डालोगे, अगर आपके पास नहीं होगी तो आप नहीं डालोगे। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते ना, मे आई डू दिस, मे आई इंस्टॉल सम इमेजेस एज वेल, और मैंने बोल दिया ना, फिर आप नहीं डालोगे। क्योंकि इसका, जब आप मे वर्ड यूज कर रहे हो तब आप एक सीनियर से बात कर रहे हो, जिसकी बात आपको माननी ही माननी है, जो आपको ऑर्डर देता है। जब आप किसी के साथ कैन यूज करते हो, तो उस टाइम जो बंदा आपको आंसर देता है ना, वो आपको ऑर्डर नहीं दे रहा होता, वो आपको सजेशन दे रहा होता है। ये समझ आई? इज इट क्लियर, या थोड़ा और क्लैरिटी चाहिए इस पे? Yes, sir. Clear. ओके, अब Thank you. shall we move to the next section? Yes, sir. ओके, Yes, sir. चलो नेक्स्ट सेक्शन है। अब एक पुराना वर्ड मैंने आज बहुत देर के बाद ढूंढा, उसका हमने एक नया मीनिंग ढूंढेंगे आज। सो ए न्यू मीनिंग फॉर एन ओल्ड वर्ड, कैंसल्ड। अब ये कोई काम हो रहा है और ये कैंसिल हो गया, तो आप कैंसिल को कैसे डिफाइन करते हो, कि कैंसल्ड इसको कैसे डिफाइन करते हो? यार नेगेटिव तो है ये, लेकिन कैसे बताओगे कैसे किसी को कि यार काम कैंसिल हो गया? कौन बोलेगा? रक्षंदा या Yes, sir. कहो, या फैसल आप कहो। Not able to complete the task or not able to do the work. नॉट एबल टू डू द वर्क या नॉट एबल टू कंप्लीट द टास्क, मतलब जब कोई चीज आपने करने की कोशिश की और वो नहीं हुई या वो नहीं हो रही, उसको हम बोलेंगे कैंसल्ड। और अभी तक जो भी हम कैंसल्ड का मीनिंग देखते आए ना, वो हमेशा किसी इवेंट या किसी टास्क के साथ बेस्ड है। हाँ, वो किसी काम के साथ बेस्ड है। लेकिन आज जो हम मीनिंग पढ़ेंगे ना, वो 21st सेंचुरी का इन्वेंटेड मीनिंग है कैंसल्ड का, और ये अक्सर इस्तेमाल होता है जब आप किसी की सपोर्ट करते हो या किसी को प्रमोट करते हो, और फिर अचानक से आप डिसाइड करते हो कि नहीं यार, इसको मैं आज से सपोर्ट नहीं करूंगा, तब आप कैंसल्ड वर्ड यूज करते हो। देखो, इसका मैं मॉडर्न डे मीनिंग बताता हूँ आपको। व्हेन यू कैंसल समवन, आप किसी को कब कैंसिल करते हो? यू डोंट एग्री विद व्हाट दे डू और से, जब आप उनकी कहे या उनके किए या कहे के साथ एग्री नहीं करते, एंड यू स्टॉप सपोर्टिंग और प्रमोटिंग देम, और आप उनको सपोर्ट और प्रमोट करना बंद कर देते हो। और दिस पर्टिकुलरली रिलेट्स टू सेलिब्रिटीज। तो ये सेलिब्रिटीज के साथ ज्यादा होता है कि आज शाहरुख खान के सारे फैन है और कल को शाहरुख खान का कोई फैन नहीं बचेगा। सो दैट मीन्स जो लोग उसको फैन थे आज, उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। तो
ये पहले हमेशा कैंसिल इवेंट्स और टास्क के साथ रिलेट होता था, अब कैंसिल जो है ये लिविंग ह्यूमंस के साथ रिलेट होता है, खासकर सेलिब्रिटीज के साथ। जब कोई बंदा किसी दूसरे बंदे को सपोर्ट या प्रमोट करना छोड़ देता है, किस बेसिस पे? जब उसको उसकी कही हुई या की हुई बात पसंद ना आए, तब हम कैंसल्ड फ्रेज यूज करते हैं। जैसे I was a big supporter of our local minister until he agreed to build the bypass. तो मैं अपने लोकल मिनिस्टर का बहुत बड़ा सपोर्टर था अंटिल उसने बाईपास बनाने के लिए एग्री किया। आई कैंसल्ड हिम नाउ, अब मैंने उसको कैंसिल कर दिया, अब मैंने उसको छोड़ दिया है। वैसे ही माय फेवरेट डायरेक्टर इज मेकिंग कॉमर्शियल फिल्म्स नाउ। तो मेरे एक फेवरेट डायरेक्टर है जो पहले थ्रिलर्स बनाते थे, अब वो कॉमर्शियल मूवीज बनाना शुरू कर गए। नो ही इज कैंसल्ड एज फार एज आई एम कंसर्न। तो जहां तक मेरा मेरा कंसर्न है, मैंने उनको कैंसिल कर दिया, वो कैंसिल हो गए मेरे लिए। सो यहाँ पर नो ही इज कैंसल्ड मीन्स आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट और प्रमोट हिम। The third is cancel culture means we can shame celebs on social media when they have controversial opinions. तो कुछ सेलिब्रिटीज को आदत होती है कि वो सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्शियल मटेरियल डालते हैं जस्ट टू बी इन द लाइमलाइट, और उस केस में हम उनको कैंसिल कर सकते हैं। मतलब हम एक जमाने में उनके फैन होते हैं और फिर हम उसको उनका फैन होना या उनको प्रमोट करना या उनको सपोर्ट करना छोड़ देते हैं। तो ये समझ आया सबको कि कैंसल्ड का नया मीनिंग क्या है? ये बिल्कुल 21st सेंचुरी इन्वेंटेड वर्ड है, और ये ऐसा भी नहीं है कि टेलीफोन्स की तरह जो पास्ट 20 इयर्स में इन्वेंट हुए हैं। ये आई थिंक दिस phrase was invented, modern day phrase was invented in 2009 I guess, yes maybe 2009। पिछले 10 साल में ये इन्वेंट हुआ था, ये वाला मीनिंग कैंसिल का। क्लियर है सबको? चलो, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज बिजनेस इंग्लिश। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे लैंग्वेज फॉर ओपनिंग्स। तो ओपनिंग्स कैसे की जाती है? ओपनिंग्स का मतलब होता है शुरुआत, कि किसी काम की शुरुआत बताकर, बोलकर ओपनिंग कैसे करनी है, लिखकर ओपनिंग कैसे करनी है। तो पहला है माय नेम इज। जैसे मैं ईमेल लिखूंगा या मैं कोई पैसेज लिखूंगा या मैं कोई स्पीच लिखूंगा या बोलना शुरू करूंगा स्टेज पर आकर, तो पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा। तो माय नेम इज अहमद सरफराज खान एंड आई एम हियर टू टीच यू, या आई एम हियर टू लर्न कम्युनिकेशन स्किल्स अलोंग विद यू। तो मेरा नाम अहमद सरफराज खान है और मैं कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने के लिए आपके साथ यहाँ हूँ। एक तो ये ओपनिंग है। दूसरा है टुडे आई एम गोइंग टू। अब ये वाली जो है ना, ये डायरेक्ट टॉपिक पे आ रहा है बंदा, कि टुडे आई एम गोइंग टू लेट यू नो ए न्यू मीनिंग ऑफ द वर्ड कैंसल। ठीक है, इस तरह से। तो थर्ड है आई विल स्टार्ट बाय। अब यहाँ पर भी डायरेक्ट टॉपिक पे आ रहा है, बट एक स्पेसिफिक टॉपिक पे आ रहा है। मतलब मेरे पास मल्टीपल टॉपिक्स हैं, मेरे पास ग्रामर है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है। सो मैं ऐसे बोल सकता हूँ आई विल स्टार्ट माय लेक्चर बाय लेटिंग यू नो द क्वांटम फिजिक्स थ्योरी, इस तरह से। और बाकी है आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू, और आई वुड लव टू गिव पास ऑन। तो अब देखो ये कैसे यूज करना है। माय नेम इज ये अक्सर ईमेल या फिर इंट्रोडक्शन या पब्लिक स्पीचेस में अपने आप को जाहिर करने का तरीका है, कि आप स्टेज पर गए, आप एक ईमेल लिख रहे हो और आप शुरुआत ऐसे कर रहे हो, ओपनिंग उसकी ऐसे कर रहे हो। मतलब आपने हाय डियर या हेलो ऑल, हेलो सर, हाय सर, या हाय देयर, हाय आगे बंदे का नाम, ये लिखकर आपने ऐसे शुरू करना है कि माय नेम इज अहमद सरफराज खान, आई हैव आई एम कॉन्टेक्टिंग यू इन ऑर्डर टू लेट यू नो दैट योर ऑर्डर नंबर दिस 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 दिस, ऐसे करके, इस तरह से। फिर उसके बाद है टुडे आई एम गोइंग टू। ये एक्सप्लेनेटरी ओपनिंग है, जिसमें आप एक्सप्लेनेशन देते हो लोगों को कि आप आए क्यों हो। आप अपना नाम वाम बाद में भी बता सकते हो, ऐसा नहीं है। जैसे एक बार क्या था, मेरे स्कूल में चेस चेस कंपटीशन था और मैं उसका होस्ट था। तो मैंने शुरू ऐसे किया था कि टुडे आई एम हियर टू होस्ट द चेस कंपटीशन दैट इज गोइंग ऑन इन आवर स्कूल, दैट वाज अराउंड 2006, yes 2006, and my name is Ahmed Sarfraz Khan. I am in front of you. There are itne contestants with the white pieces, itne contestants with the white black pieces, and there will be going to have itne tournaments, इस तरह से। और आई विल स्टार्ट बाय, ये एक है जब आप पर्टिकुलर टॉपिक से शुरू करते हो किसी चीज को। जैसे आई विल स्टार्ट बाय you letting you know about social media, yeah, I will start by how you can log in into Facebook and you can create a post so that you can increase your audience।
तो एक ये तरीका है। फिर है आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू। अब ये जो ना आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू, ये वो आपकी ओपनिंग तब बनती है जब आप एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हो। और अब आप बोलोगे कि अगर नए टॉपिक की शुरुआत है तो ये ओपनिंग कैसे हुई। देखो क्या होता है, अगर ऑलरेडी मैं बात कर रहा हूँ और मैं फैसल की टर्न है नेक्स्ट, तो फैसल आकर मेरी बात को थोड़ी रिपीट करेंगे, या फैसल किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं और फिर मेरी टर्न है, तो फैसल ने अपना टॉपिक पूरा बताया, अब मेरी टर्न है, तो मैं अपना नाम बताने के बजाय या ये बताने के बजाय कि भाई मैं यहाँ पर आज क्यों हूँ, मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आ सकता हूँ और बाद में मैं अपना नाम वाम बता सकता हूँ। जैसे आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू मैकबुक्स एंड माय नेम इज अहमद सरफराज खान, लेट अस स्टार्ट, इस तरह से। और फिर है आई वुड लव टू गिव पास ऑन। अब ये ओपनिंग कब है, ये ओपनिंग तब है जब किसी और की टर्न हो। जैसे हम देखते हैं कि अक्सर जो कॉमिक शोज होते हैं या फिर जो कॉमेडी शोज होते हैं उनमें होस्ट होता है। हर एक कॉमिक की टर्न के बाद वो होस्ट स्टेज पर आता है, कुछ बोलता है और वो फिर ओपनिंग करता है, दोबारा से बार बार ओपनिंग करता है कि एक आधा जोक मारता है और फिर बोलता है कि अब मैं माइक दूसरे को देने वाला हूँ, उनकी टर्न है। तो ये उस केस में काम आता है। सबको क्लियर हुई ओपनिंग्स क्या है? ओके, सो अब आते हैं हम अपना वर्ड रूट एनालिसिस और प्रोनाउंसिएशन की सेक्शन पे। तो पहला वर्ड हम आज पढ़ेंगे आइसो, देन जेक्ट, देन JUD, देन JUNC। तो अब आइसो को देखो क्या है, आइसो इज इक्वल, तो आइसोमेट्रिक इज हैविंग इक्वल इक्वालिटी ऑफ मेजर। तो आइसोमेट्रिक वो चीजें होती है जिनकी मेजरमेंट सेम होती है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट वॉल्यूम कैपेसिटी लगभग सेम हो या बिल्कुल इक्वल हो, तो दीज आर आइसोमेट्रिक। एंड आइसोथर्मल इज टेम्परेचर कांस्टेंट हो जिन चीजों का या इक्वल हो। अब मेरे को कौन बताएगा कि आइसो बार्स और आइसोटोप्स ये क्या होते हैं? मालूम है किसी को? नोबडी नोज व्हाट आर आइसो बार, गूगल कर लो यार। अरे किसी को नहीं मालूम आइसो बार्स और आइसोटोप्स क्या होते हैं, या आइसोबैरिक क्या होता है? देखो आइसोबैरिक होता है जिस वो चीज है, बैरिक इज प्रेशर, ठीक है? तो जब दो या दो से ज्यादा चीजों का प्रेशर सेम हो तो उसको हम बोलेंगे आइसोबैरिक। अब आइसोबार्स और आइसोटोप्स कौन बताएगा? Sir, the same. They have the same atomic value of in chemicals. वो क्या हो गया, वो आइसोबार हुआ या आइसोटोप हुआ? ये दोनों अलग होते हैं, आइसोबार्स अलग होते हैं, आइसोटोप्स अलग होते हैं, लेकिन एक का एटॉमिक नंबर सेम होता है और एक में एटॉमिक वेट सेम होता है, ठीक है? तो आइसोटोप्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, और इसका अपोजिट जो है वो आइसोबार्स होते हैं, जिनका एटॉमिक मास सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट। डिफरेंट। एग्जांपल? आइसोटोप्स में हाइड्रोजन के जैसे आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन फर्स्ट, हाइड्रोजन सेकंड। और और आइसोबार्स में आइसोबार्स में कार्बन और जैसे कैल्शियम हो गया आइसोबार्स में, और एर्गॉन। ठीक है, हाँ ये भी है। तो ये केमिस्ट्री से रिलेटेड टर्म्स हैं, जिनको नहीं मालूम प्लीज गूगल करो, ठीक है? और जिनको मालूम है वेरी गुड फॉर लेटिंग एवरीबॉडी नो कि ये क्या है क्या नहीं। सो कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज जेक्ट। ओके, अब जेक्ट जो है ना ये हमेशा बाद में या बीच में लगता है, शुरू में नहीं लगता है। तो जेक्ट का मतलब होता है थ्रो, जैसे इजेक्ट, इजेक्ट हो गया थ्रो आउट, बाहर फेंकना। इंटरजेक्ट, इंटरजेक्ट होता है कि एक डिस्कशन चल रही है और आप अपने बीच में अपना अपना पॉइंट डालते हो, टू थ्रो ए रिमार्क इनटू डिस्कशन, दैट इज इंटरजेक्ट, ठीक है? एंड प्रोजेक्ट इज टू कास्ट और थ्रो समथिंग, किसी चीज को दिखाना या बताना, दैट इज प्रोजेक्ट, ठीक? और इंजेक्ट क्या होता है? इंजेक्ट होता है टू थ्रो इन, जैसे हम इंजेक्शन अपने अंदर लगाते हैं। सो कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज JUD। अब JUD जो है ये जज से रिलेटेड है। JUD इज लॉ। कोई भी वर्ड जिसमें JUD आ रहा है
समझ लो वो लॉ से रिलेटेड है। जैसे जजमेंट, जजमेंट होता है कि कोर्ट में, जजमेंट इज अ डिसीजन ऑफ ए कोर्ट ऑफ लॉ। तो कोर्ट ऑफ लॉ का कोई भी डिसीजन जो है वो जजमेंट है। जुडिशियल जो है, जुडिशियल का मतलब होता है वो चीजें जिनका कोर्ट ऑफ लॉ से लेना देना हो या जजेस से लेना देना हो। और जुडिशरी है, जुडिशरी इज द सिस्टम ऑफ कोर्ट ऑफ लॉज, ठीक है, या कोर्ट्स ऑफ लॉ। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, दैट इज जंक। अब ये हमने लगभग पहले पढ़ा है, कॉन के वर्ड में पढ़ा है हमने। जैसे कॉन का मीनिंग होता है कंबाइन या एक साथ, वैसे ही जंक का मतलब होता है ज्वाइन। तो कंजंक्शन इज ए वर्ड दैट जॉइंस पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो एक ऐसा वर्ड जो सेंटेंसेस के पार्ट्स को ज्वाइन करे या अलग अलग सेंटेंसेस को ज्वाइन कराए, दैट इज कंजंक्शन। इसको हम ग्रामर में भी पढ़ेंगे। डिसजंक्शन होता है डिसकनेक्शन, और जंक्शन होती है एक जगह जहां पर रास्ते आपस में मिले, ए प्लेस वेयर टू पाथ्स और थिंग्स कंबाइन। दो रास्ते या दो से ज्यादा रास्ते या चीजें आपस में मिले, दैट इज जंक्शन। क्लियर है सबको? चलो कमिंग, ये इज देयर एनी क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट उस पे चलते हैं, ग्रामर सेक्शन पे। तो ग्रामर सेक्शन में हमने लास्ट टाइम जो था हमने देखा था कि एक्टिव और पैसिव एक्चुअली है क्या। तो आज हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव टेंसेस और वर्ब्स। तो पहला है सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में। देखो करना क्या है, पहला आपने हमेशा याद रखना, जब भी आपने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है ना किसी सेंटेंस को, तो आपने क्या करना है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट उठाना है और उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, ये समझ आया सबको कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कैसे बनेगा? जिसको नहीं आया वो मेरी लास्ट वाला सेशन देख ले, सेशन नंबर 25, उसमें हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब प्रेजेंट का जो है ना, प्रेजेंट सिंपल, उसको कैसे चेंज करते हैं हम क्या करते हैं, हम इज एम आर लगाते हैं और पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं वर्ब का। लेकिन ऑफ कोर्स हमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है। एक्टिव सेंटेंस के ऑब्जेक्ट का पैसिव सेंटेंस में हमें उसका सब्जेक्ट बनाना है। और पास्ट को हम वॉज वर और पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। एग्जांपल्स हम देखते हैं, जैसे दिस द मूवी एंटरटेन्स मी, मेरे को ये पिक्चर एंटरटेन करती है। तो ये प्रेजेंट सिंपल है, दिस द मूवी एंटरटेन्स मी। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, आई एम एंटरटेन्ड बाय द मूवी। देखो आई एम हो गया, इज एम आर में से एम लग गया, और एंटरटेन्ड इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ एंटरटेन। ठीक, वैसे द मूवी सरप्राइजेस मी, आई एम सरप्राइज्ड बाय द मूवी। तो पिक्चर मेरे को सरप्राइज करती है, ये हो गया एक्टिव। और इसका पैसिव है कि मैं पिक्चर के द्वारा सरप्राइज होता हूँ। तो ये है इसका पैसिव। और पास्ट में द मूवी एंटरटेन्ड मी, एंटरटेन मेरे को पिक्चर ने एंटरटेन किया था। आई वॉज एंटरटेन्ड बाय द मूवी, मैं पिक्चर के द्वारा एंटरटेन हुआ था। दिस मूवी सरप्राइज मी, मैं मेरे को इस मूवी ने सरप्राइज किया था। आई वॉज सरप्राइज बाय द मूवी, मैं इस पिक्चर के द्वारा सरप्राइज हुआ हूँ। ये क्लियर है सबको, या इसमें पूछना है किसी को कुछ? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। वो है प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस। देखो फ्यूचर का टेंशन नहीं लो, फ्यूचर का हम आगे मॉडल्स में पढ़ेंगे। मैं अलग से पढ़ाऊंगा, फिर मुझे रिपीट करना पड़ेगा तो फायदा नहीं उसका। सो मैंने फ्यूचर को रखा है मॉडल्स के लिए। हम फ्यूचर मॉडल्स पढ़ेंगे, उसी में हम सारा समझ जाएंगे कि फ्यूचर टेंस को कैसे चेंज करना है। बट एट फर्स्ट प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें क्या होता है, देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी लगा होता है, बाकी इज एम आर वॉज वर सेम होता है। जब इसका हम कन्वर्जन करेंगे तो सेम रूल है, एक्टिव ऑब्जेक्ट को पैसिव सब्जेक्ट बनाना है और इज एम आर इसके साथ बीइंग लगेगा प्रेजेंट में और पास्ट पार्टिसिपल। और वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में वॉज वर प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे आई एम हेल्पिंग हिम, मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। तो इसका पैसिव होगा वो,
वो मेरे द्वारा मदद किया जा रहा है, ही इज बीइंग हेल्प्ड बाय मी। और हम मूवी देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग ए मूवी, और हमारे द्वारा मूवी देखी जा रही है, ए मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय मी। वैसे ही आई वॉज क्लीनिंग द बेडरूम, मैं बेडरूम साफ कर रहा था और मेरे द्वारा बेडरूम साफ किया जा रहा था। सो द बेडरूम वॉज क्लीन्ड बाय मी, मेरे द्वारा बेडरूम साफ किया गया है। और दे वर वॉचिंग ए मूवी, तो वो एक मूवी देख रहे थे, ए मूवी वॉज बीइंग वॉच्ड बाय देम, तो एक मूवी उनके द्वारा देखी गई है, देखी गई थी, सॉरी नॉट है, थी। यार ये हिंदी ट्रांसलेट करना ना इनका बहुत वो है, खासकर जब साथ साथ हो। तो क्लियर है सबको ये? किसी को पूछना कुछ इसमें? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। और सेम रूल है कि आपको एक्टिव ऑब्जेक्ट को पैसिव सब्जेक्ट बनाना है, लेकिन प्रेजेंट में हैज हैव इसके साथ बीन लग जाएगा, और पास्ट पार्टिसिपल, फिर हैड बीन और पास्ट पार्टिसिपल पास्ट में, और फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल प्लस हैव प्लस बीइंग और फिर प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अब देखो एक चीज, एक्टिव और पैसिव, हम प्रेजेंट परफेक्ट का देखते हैं। आई हैव मेड द गिफ्ट, मैंने इस गिफ्ट को मेल कर दिया हुआ है, तो मेरे द्वारा ये गिफ्ट मेल किया गया है, द गिफ्ट हैज बीन मेल्ड बाय मी। एंड यू हैव रिसीव्ड द गिफ्ट, तुम्हें गिफ्ट मिल चुका है, और गिफ्ट तुम्हारे द्वारा रिसीव किया गया है, तो द गिफ्ट वाज रिसीव्ड बाय यू। उसी तरह करण ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था, करण हैड डायरेक्टेड दिस मूवी, और इसका पैसिव बनेगा दिस मूवी हैड बीन डायरेक्टेड बाय करण, और ही हैड प्लेड द मेन रोल, उसके द्वारा मेन रोल प्ले किया गया था, द मेन रोल हैड बीन प्लेड बाय हिम, तो मेन रोल उसके द्वारा प्ले किया गया था। और फिर ही विल हैव फिनिश्ड वर्क नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, तो उसका अगले महीने तक काम खत्म हो चुका होगा, तो वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय हिम नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पर देख लो फ्यूचर में विल हैव और इसके साथ बीन लग गया फ्यूचर परफेक्ट में। और इसी तरह आई विल हैव ईटन डिनर, तो द डिनर विल हैव बीन ईटन बाय मी। यहाँ तक समझ आया सबको? किसी को पूछना कुछ इसमें? चलो बहुत बढ़िया, वी शैल कंटिन्यू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट सेशन। बट बिफोर वी कंटिन्यू, एक बात बताना चाहता हूँ आप सबको कि हमारे पास डॉक्टर साइमा सिद्दीकी हैं, शी इज गोइंग टू टेक a session 40 or 50 minute, maybe 1 hour session on digestive plans and digestive system of human body. तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो डू लेट मी नो ऑन व्हाट्सएप। इसको अभी हमने अनाउंस नहीं किया है पर्टिकुलरली, बट आप ऑलरेडी इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हो तो यू गाइज विल बी फर्स्ट टू नो दैट। अगर इंटरेस्टेड हो तो प्लीज लेट मी नो। डेट और टाइम शायद 2 हफ्ते के बाद, आई मीन दिस वीक एंड द नेक्स्ट वीक, इन 2 वीक्स के बाद या नेक्स्ट वीक के एंडिंग में शायद ये सेशन हो जाएगा। 1 और या 1 और 40 मिनट्स तक का सेशन होगा, इससे ज़्यादा नहीं होएगा, जिसमें डाइजेस्टिव प्लान्स, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी और हाउ द बॉडी रिएक्ट्स टू द मील्स दैट वी ईट, तो ये 3 चीज़ें डिस्कस होंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा ये जो वर्बल सेक्शन और डेली लेसन्स जो है ना, ये खत्म होने वाले हैं, तो एज सुन एज दिस विल एंड ऑल ऑफ यू हैव टू पार्टिसिपेट। हम लर्निंग विद द न्यू सेक्शन शायद स्टार्ट कर देंगे, तो उसमें आप सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जैसे हमने लास्ट टाइम पॉडकास्ट सेशन में किया था लर्निंग विद ड्रामा, वैसे ही लर्निंग विद द न्यूज सेक्शन आएगा एक। तो आई होप you guys have enjoyed this session. You guys have been very wonderful. See you in the next section. Thank you. Bye bye.